YouTube वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। हम समझेंगे कि क्या होता है एआई, कैसे काम करता है और इसमें होता क्या है, इसके बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने ये वाली लाइन बहुत वीडियोस में देखी होगी और बहुत जगह सुनी भी होगी। Your job isn't going to be replaced by AI, it's going to be replaced by somebody else using AI. आज हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही है। एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट बिंग आ गया है, चैट जीपीटी आ गया है, गूगल बार्ड आ गया है। तो कहने का पॉइंट है कि लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। मेरा ये वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बेसिक वीडियो रहेगा, काफ़ी आसान भाषा में। अगर आपको ऑलरेडी एआई के बारे में पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे एआई काम कैसे करते हैं, एआई की आत्मा यानी उसका पावर कहाँ से आता है, कौन सी चीज़ों में एआई यूज़ होता है, एआई के क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, कौन से एआई के टूल्स अवेलेबल है। हम ये भी समझेंगे कि स्ट्रॉन्ग एआई क्या होता है, वीक एआई क्या होता है। चलिए शुरुआत करते हैं एआई के पावर के बारे में, यानी एआई को इतनी ताकत आती कहाँ से है। तो देखिए, जैसे हमारा नेचुरल इंटेलिजेंस होता है, यानी अगर हम ये वाला सीन देखें। क्या तुम ठीक हो बेटा? मैंने देखा कि तुम कुछ परेशान हो, सब ठीक तो है? इस सीन में एक जो माँ है वो अपनी बेटी को कुछ सवाल पूछ रही है। तो जब बेटी वहाँ पर बैठी हुई है, सबसे पहले वो अपनी आंखों से देखती है कि वहाँ पर एक इंसान है जो कि उसकी माँ है। वो कुछ कह रही है, वो उसके कान सुनते हैं। फिर ये सारा डेटा जाता है उसके दिमाग में प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होकर उसका जवाब रेडी होता है और फाइनली हम मुँह से जवाब देते हैं। ये होती है नेचुरल इंटेलिजेंस, यानी हमें नेचर ने ये इंटेलिजेंस दी है। वैसे ही एक कंप्यूटर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती है उसके भी कुछ पार्ट्स है। हर एक चीज़ का अपना महत्व है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आत्मा जो है वो 4 चीज़ों में बसी है। सबसे पहला आता है मशीन लर्निंग, इसको शॉर्ट फॉर्म में ML भी कहा जाता है। उसके बाद आता है डीप लर्निंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DL कहा जाता है। उसके बाद है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको NLP कहा जाता है। और आखिरी में आता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसको ANN कहा जाता है। देखिए, मशीन यानी तंत्र और लर्निंग यानी सीखना, यानी आजकल के हमारे जो मशीन्स है वो सीख रहे हैं। One of the questions we have in front of us for our future society is who can actually make things with AI? Who decides how it's applied to benefit society? We show children how a robot sees the world. How does it learn to recognize objects? How does it know to recognize words? Are you a potato? We also allow them to be able to teach a robot or a computer. I'm going to give you 10 examples of images and then you're going to learn what a gesture is. So every interaction you have with it, it's kind of like a conversation. So you're having this learning companion, this cognimate that is learning with you and teaching you at the same time. So we were programming robots. You could play rock, paper, scissors. Okay. You did rock, paper, scissors into the camera, and on shoot you did one of the motions, and the camera did one of the motions, and it's like rock, paper, scissors, shoot. The computer gets like better as you play the game. Because like us, we might not know everything at first, but if we keep trying, we get better. Everyone has heard about like machine-based learning or artificial intelligence, and there was a sort of no questions asked for a lot of the more tech-savvy parents. It was like, go for it. और इसका मैं काफ़ी एक आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा। पहले समझ लेते कि मशीन लर्निंग होता क्या है। तो देखिए, मशीन लर्निंग असली में ये होता है कि हमारा जो मशीन है वो धीरे धीरे सीखना चालू करता है। इसका मैं आपको काफ़ी अच्छे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक पेट रोबो है। आप चाहते हो कि अब मेरा जो रोबो है वो मार्केट जाए और खुद ही वहाँ से फ्रूट्स खरीद कर लाए, लेकिन फ्रूट खरीदने के पहले उसे फ्रूट पहचानना पड़ेगा। आप रोबो को कैसे सिखाओगे कि कौन सा फ्रूट क्या है? तो आप एक तरकीब लगाते हो, आप एक फ्रूट की बुक लेके आते हो जिसमें सारे जो फ्रूट्स के हैं पिक्चर्स दिए हुए हैं और नीचे उसके नाम लिखे हुए हैं। कहने का पॉइंट है, आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में सिखा रहे हो। आप उसको एक सुपरवाइज्ड तरीके में, यानी उसका सुपरविजन करके आप उसको सिखा रहे हो। तो आप उसको रोज़ सिखाना चालू करते हो। देखो, एप्पल होता है, ये ऑलमोस्ट ऐसे गोल शेप का होता है, लाल रंग का होता है। फिर होता है ऑरेंज, जो कि पूरा ही गोल होता है और इसका कलर भी ऑरेंज होता है। फिर आप उसको बनाना दिखाते हो कि बनाना जनरली ग्रीनिश येलो या येलोइश ग्रीन कलर का होता है और ये लंबा होता है। धीरे धीरे आप उसको सिखाते हो, साथ ही आप उसको बताते हो कि जो फ्रूट्स मैंने आपको नहीं दिखाए उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक दिन अचानक आप अपने रोबो के सामने कीवी ला के रख देते हो। अब रोबो सोचता है कि मुझे जब ट्रेनिंग दी गई थी तब मुझे ये सिखाया गया था कि कीवी जो है
एक ब्राउन कलर का फ्रूट है, एक छोटा सा फ्रूट है और उसके बीज काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो ज़रूर ये कीवी होना चाहिए। यानी कि आपका मशीन सीख गया, उसने पुरानी चीज़ याद रखी और उसे जब उसके सामने नई चैलेंज आई तो उसमें उसने इस्तेमाल किया। यही होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। देखिए, अम्ब्रेला यानी छाता, जैसे छाते के अलग अलग पार्ट्स होते हैं वैसे इसके अंडर काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, तो ये अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। इसका सबसे बड़ा वो है कि ये पास्ट डेटा पे बहुत ज़्यादा अजम्पशन करता है, यानी कि इसका पूरा पूरा पास्ट से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल, अगर लास्ट 10,000 दिन से सूर्योदय हो रहा है तो आज भी सनराइज होगा, आज भी सूर्य जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन से बाहर आएगा। तो ये पास्ट डेटा पे काफ़ी डिपेंड करता है। इसमें डेटा यानी जो भी अब तक का डेटा है हमारा इंटरनेट पे, जो भी हमारे डिजिटल फुटप्रिंट से लेकर सारा डेटा इंटरनेट पे जो है वो डेटा और एल्गोरिदम। देखिए, एल्गोरिदम एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है कंप्यूटर को समझाने का। देखिए, कंप्यूटर अपने आप में एक बेवकूफ़ जो है पीस ऑफ मशीन है, इसको हमें समझाना पड़ता है, हमें कोड लिखना पड़ता है। इसी कोड को, इसी स्ट्रक्चर को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो एल्गोरिदम पहले बताता है कंप्यूटर की हमें चाहिए क्या, और फिर हमारा काम जो है कंप्यूटर आसान करके देता है, तो इसी को एल्गोरिदम कहा जाता है। तो ये डेटा और एल्गोरिदम से बना होता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर को सिखाने के 4 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है सुपरवाइज लर्निंग। याद है जब आपने अपने रोबो को बुक लेके उसको सिखाया था कि ये एप्पल होता है, ये जो है ऑरेंज होता है, ये बनाना होता है, उसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। एक बार जो कंप्यूटर सीख गया, यानी आपका रोबो सीख गया था, तो उसने पहचान लिया था कि कीवी क्या होता है, इसी को कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी किसी इंसान की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप सीखता जा रहा है। तीसरा है सेमी सुपरवाइज। सेमी सुपरवाइज में क्या होता है कि हम उसको हिंट देते हैं, जैसे अगर ये हो सकता है, तो कंप्यूटर अगर कहीं अटक जाता है तो वो इंसानों से हिंट मांगेगा कि प्लीज़ मुझे बताओ कि ये क्या है। ये सिर्फ एक ही बार मांगेगा, अगली बार वो सीख चुका होगा तो अगली बार आपसे हिंट नहीं मांगेगा। और लास्ट होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। देखिए, ये अलग टाइप का लर्निंग होता है। एक और एग्जांपल लेंगे और इस बार भी हम रोबो का ही एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए आपके पास रोबो है, आप रोज़ अपने रोबो के साथ जो है क्रिकेट मैच खेलते हो। आज अचानक आपको याद आया कि चलो बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ क्रिकेट मैच से, अब मुझे फुटबॉल खेलना है। लेकिन आपके रोबो को ना ही तो फुटबॉल खेलना आता है, ना ही उसको रूल्स पता है, तो आप क्या करोगे, उसको गलतियाँ करने दोगे। जब वो अच्छा काम करेगा तो आप उसको शाबाशी दोगे, जब गलत काम करेगा तो आप उसको पनिशमेंट दोगे। हम रोबो को क्या पनिशमेंट देंगे, हम उसको फीडबैक देंगे कि ये जो तूने किया ये गलत किया है। तो अपनी गलतियों से सीख कर जैसे ही वो गेम्स खेलता जाएगा, वो एक अच्छा फुटबॉलर बनता जाएगा और लास्ट में एक ऐसा भी टाइम आएगा जब रोबो आपको फुटबॉल में हरा देगा। यही हुआ था चेस में, जब गैरी कैस्परोव को कंप्यूटर ने हराया था। चेकर्स में भी काफ़ी इंसानों को हरा चुका है। यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। जब आप अगर मेरा पहला यूट्यूब वीडियो देखो और आज का यूट्यूब वीडियो देखो, एडिटिंग स्किल्स, टॉकिंग स्किल्स, ओरेटरी स्किल्स ये काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, इंप्रूव हो चुकी है। यानी गलतियां कर करके जो सीखता है उसी टाइप के लर्निंग को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये था मशीन लर्निंग। चलिए जानते हैं क्या होता है डीप लर्निंग। समझते हैं डीप लर्निंग क्या होता है, और इसी के साथ सेम टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी ANN क्या होता है। तो देखिए, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक पार्ट है, यानी मशीन लर्निंग में वन ऑफ द पार्ट इज डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग, डीप का मतलब क्या होता है, गहरा। तो इसमें क्या ज़्यादा गहराई से मशीन सीखता है? नहीं, गहराई मतलब सीखने में गहराई नहीं होती, सीखता वो इक्वली है, बस इसमें लेयर होते हैं। तो देखिए, अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करें, अपने दिमाग की बात करें, तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे छोटे छोटे तार है, कनेक्शन है, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और जिसके साथ हमारा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ये न्यूरॉन क्या करते हैं, आपस में ब्रेन के अलग अलग पार्ट से मैसेज जो है एक दूसरे पार्ट को भेजते हैं। यही चीज़ आर्टिफिशियली जब करते हैं तो उसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में है वैसे ही न्यूरॉन हमने कंप्यूटर सिस्टम में बनाए हैं। तो डीप लर्निंग में क्या होता है कि मिनिमम 3 लेयर होगा तभी ही उसे डीप लर्निंग कहा जाएगा, अदरवाइज उसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या एक सिंपल न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। तो देखिए, इसमें पहला होता है इनपुट लेयर, फिर काफ़ी सारे हिडन लेयर्स होते हैं, यानी ये आपस में सीखता है, समझता है, आपस में बात करते हैं ये अलग अलग लेयर्स, और यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है कि क्या होना चाहिए उसके आउटपुट लेयर में, यानी आउटपुट में क्या आना चाहिए। तो देखिए, इनपुट लेयर में मान लीजिए कि मैं एक चित्र दिखाता हूँ घोड़े का। आज के पहले कभी मेरे कंप्यूटर ने या मेरी सिस्टम ने घोड़ा नहीं देखा, तो सबसे पहले वो लाइंस, कर्व्स और उसके शेप को देखेगा। उसके बाद वो धीरे धीरे सोचेगा कि ये क्या है, ये एक जानवर है जो 4 पैरों पे खड़ा है। फिर धीरे धीरे वो सोचेगा, अलग अलग जानवरों से कंपेयर करेगा, क्या ये हाथी है, क्या ये गधा है,
क्या ये खच्चर है, फिर उसको एक डिसीजन पे आना है, जो डिसीजन हाँ ना करके आएगा, और आउटपुट लेयर में जो डिसीजन आएगा उसी को कहा जाएगा या इसी को कहा जाता है डीप लर्निंग। देखिए इसका हम एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि जैसे क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कुछ लोग बैट्समैन है, जैसे विराट कोहली जो है वो बैट्समैन है, तो उनका काम है बैटिंग करना। वैसे ही बॉलर्स है, हमारे पास मोहम्मद शामी है, जसप्रीत बुमराह है, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दिया जाता है, अलग अलग जॉब दिया जाता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं तो डीप लर्निंग में जो हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, इसमें अलग अलग चीज़ों का अलग अलग काम है, तो वो अपने आप जो है चीज़ें सीख के वो डिसीजन जो है आउटपुट देगा। एक बड़ा डिफरेंस है मशीन लर्निंग से, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में एक डिफरेंस है कि जब हमने मशीन लर्निंग की बात की थी तो हमने देखा था कि मशीन लर्निंग को एल्गोरिदम और डेटा जो है स्ट्रक्चर्ड वे में चाहिए, एक तौर तरीके से चाहिए। यहाँ पर मज़े की बात यह है, डीप लर्निंग में अनलेबल्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी ये डायरेक्टली एक्सेप्ट करता है, यानी इसको डायरेक्टली अगर आप फोटोग्राफ बता दोगे तो भी ये एक्सेप्ट करता है और इस पे वो आगे बढ़ता है। इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप स्विमिंग सीख रहे हो, आपके कोच ने आपको एक स्विमिंग पूल में जो है स्विमिंग सिखाई और अब आप स्विमिंग सीख चुके हो, और आप देखते हो अगले दिन जब आप स्विमिंग प्रैक्टिस करने जाते हो तब देखते हो कि कोई डूब रहा है, लेकिन आपके कोच ने तो नहीं सिखाया था कि आपको पानी में जंप करना है, उसके बाल पकड़ने, उसके कपड़े पकड़ के आपको किनारे तक लाना है। ये सब ऑटोमेटिक आया। कैसे आया? इसी को कहा जाता है डीप लर्निंग। तो जैसे हमने अपने दिमाग में प्रोसेस किया कि अगर मैं इस व्यक्ति को नहीं बचाऊंगा तो ये शायद मर जाएगा या मर जाए। हमने देखा कि मशीन लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एआई को जो है सोचने में, डिसीजन लेने में मदद करती है। लेकिन जब बारी आती है आउटपुट देने की, यानी कि बारी आती है जब रिजल्ट देने की, तब एक चीज़ यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है कि जो कंप्यूटर की भाषा है वो कोड वाली भाषा है, जो हम में से बहुत ही लोगों को नहीं समझ में आती, क्योंकि हम लोग प्रोग्रामर्स नहीं हैं, हम लोग कोडर्स नहीं हैं। और जो हमारी भाषा है वो कंप्यूटर को समझ में नहीं आती, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ यही समझ पाता है जो कि कंप्यूटर का अंडरस्टैंडिंग होता है बाइनरी, यानी 0 या 1। तो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझ सकता, हम कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी कंप्यूटर को सिखाना पड़ेगा हमारी भाषा समझने के लिए। तो ये जो टीचिंग टेक्निक होती है जिससे हमारी भाषा हम कंप्यूटर को सिखा सकते हैं, उसी को कहा जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। इसमें क्या होता है कि हम कंप्यूटर को सिखाते हैं हमारी भाषा, यानी कंप्यूटर लर्न्स टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन लैंग्वेज। उसके बाद कंप्यूटर रिस्पॉन्ड भी ह्यूमन लैंग्वेज में करेगा, यानी अब क्या करेगा, वो लैंग्वेज जनरेट करेगा, यानी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। पहले क्या था, नेचुरल लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, यानी उसको समझना। अब होगा जनरेशन। इसमें स्पीच रिकॉग्निशन भी आता है, यानी जैसे कि आप यूज़ करते होगे ओके गूगल या हे सीरी या एलेक्सा, ये जो भी अलग अलग असिस्टेंट है, ये क्या है, ये एक टाइप का एनएलपी है जो आपकी भाषा समझकर, आपका आवाज़ समझकर, आपने क्या मैसेज दिया है वो समझकर, वो उस पर प्रोसेस करके, जैसे आप कहते हो हे एलेक्सा प्ले मी अ सॉन्ग, तो वो समझेगी कि आपने उसको कुछ कमांड दिया है, फिर वो उसका मतलब ढूंढेगी, और मतलब ढूंढने के बाद वो देखेगी कि आपने उससे क्या रिक्वेस्ट किया और आपको वो फीडबैक देगी। देखिए अब तक आप समझ चुके हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और उसकी जो आत्मा है, यानी उसको पावर कौन देता है। पावर 4 चीज़ देती है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, और चौथा है ANN। हम चारों के बारे में समझ चुके हैं। अब आप आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एआई क्या है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 2 टाइप है। पहला टाइप है वीक एआई और दूसरा टाइप है स्ट्रॉन्ग एआई। क्या वीक एआई का कोडिंग एकदम हल्का होता है, इन्फीरियर क्वालिटी का होता है, और स्ट्रॉन्ग का बहुत तगड़ा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट दोनों की कोडिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। वीक एआई उस एआई को कहा जाता है या उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहा जाता है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हैं, उनका काम सिर्फ उतना ही है। जैसे एलेक्सा है, एलेक्सा जो आपका होम असिस्टेंट है, उसका मेन पर्पस है आपका होम असिस्टेंट होना। आपका ओके गूगल जो है, ओके गूगल का काम है आपका फ़ोन असिस्टेंट होना। वैसे ही चैट जीपीटी है, वो एक सिर्फ चैट बॉट है, उससे आप सिर्फ टेक्स्ट में बात कर सकते हो, आप उससे वर्बली बात नहीं कर सकते। तो वीक एआई उनको कहा जाता है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बने हो, जिनको अपना लिमिटेशन पता हो, जिनको अपनी लिमिट पता हो, और जिनको पता हो कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। और उसी के सामने होता है स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई अब तक एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, अब तक कोई भी स्ट्रॉन्ग एआई बना नहीं है, लेकिन जिस तरह से एआई जो है तेज़ी से चल रहा है, वो बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग एआई भी एक रियलिटी होगी। यानी इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप सारा काम कर देगा विदाउट इवन वी टीचिंग। जो लोग कहते हैं कि एआई आगे जाके खतरनाक हो सकता है, मनुष्य का नाश कर सकता है, वो इसकी संभावना है। ऐसा कोई होगा वैसी बात नहीं है, बट इसकी संभावना है। और हम आज जो भी यूज़ करते हैं, चाहे वो एलेक्सा हो, सीरी हो, चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, माइक्रोसॉफ्ट बिंग,
कुछ भी यूज़ कर रहे हो, सारे के सारे वीक एआई के दायरे में आते हैं। देखिए, हम जब भी मोबाइल में बात करते हैं टेक्स्ट मैसेज के द्वारा, यानी कुछ लिख कर हम कम्युनिकेट करते हैं, उसे चैटिंग कहा जाता है। चैटिंग शब्द को तोड़कर चैट बनाया गया है। तो चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट, जो कि चैटिंग से आता है, और जीपीटी का फुल फॉर्म होता है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी मतलब समझते हैं, चैट यानी हमारी चैट को जनरेट करने वाला एक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि कंप्यूटर के कोड को ट्रांसफॉर्म करके वो हमारी भाषा में बताएगा। यानी कि चैट जीपीटी क्या है, एक प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी उसको ट्रेनिंग दी गई है कैसे प्रश्न को क्या जवाब देने की, और इसी बेस पे वो जो है जवाब देता है। कहीं हद तक वो सही होता है, कहीं हद तक गलत होता है। तो अगर हम प्रेजेंट वर्जन की बात करें तो चैट जीपीटी 4 चल रहा है अभी फिलहाल के वर्जन में, और इसमें दो आता है, एक होता है चैट जीपीटी प्लस और एक होता है नॉर्मल चैट जीपीटी। दोनों में ये डिफरेंस है कि चैट जीपीटी प्लस पैसा देने से मिलेगा और नॉर्मल चैट जीपीटी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखिए, कंपनी जो है इसकी जिसने बनाया है उसका नाम है ओपन एआई। ओपन एआई इस ऐसी कंपनी है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का भी फंडिंग है और इलोन मस्क का भी फंडिंग है। तो ये ओपन एआई बहुत स्मार्ट है, इन्होंने चैट जीपीटी हमें फ्री में दे दिया, हम फ्री में उसके एआई को ट्रेन कर रहे हैं। यानी जब हम अलग अलग प्रश्न पूछते हैं और वो जवाब देता है, जब हम उसको फीडबैक देते हैं तो वो ट्रेन हो रहा है। यानी ओपन एआई का बहुत ईजिली उसको जो है डेटा मिल रहा है, वो हमारा इस्तेमाल करके। देखिए, जब भी कोई चीज़ फ्री होती है तो वो असल में फ्री नहीं होती, वो कुछ ना कुछ उसका कॉस्ट होता है। जैसे अगर इंटरनेट फ्री है तो आप प्रोडक्ट हो, आपको इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे ही चैट जीपीटी ओपन है लेकिन इस्तेमाल आपको किया जा रहा है, उसने पूरे वर्ल्ड को फ्री दे दिया, चाहिए जाओ यूज़ करो। और उसका जो प्रीमियम वर्जन है उस पर उन्होंने चार्ज लगा दिया। ये एक टाइप का चैट बॉट है, यानी इससे आप सिर्फ टेक्स्ट में बात कर सकते हो, ना ही आप इससे कुछ बोल सकते हो, ना ही इससे कुछ सुन सकते हो। ये एक आपके स्मार्ट दोस्त की तरह, एक स्मार्ट फ्रेंड की तरह है, जिसको सब कुछ पता है, जिसको कुछ भी पूछो वो जवाब दे देगा, कहीं हद तक ठीक ठाक जवाब दे देगा, यानी कि चीज़ों को वो जो है समराइज करके आपको बता देगा। चैट जीपीटी जो फ्री वाला वर्जन है उसकी बात करें तो सितंबर 2021 का मॉडल है, यानी सितंबर 2021 का उसका कनेक्शन है। इसीलिए जब आप चैट जीपीटी से आज की तारीख पूछो, उसको प्रॉम्प्ट करो व्हाट इज़ टुडेज डेट, वो आपको गलत तारीख बताएगा। जैसे अगर आज 6 जुलाई है तो वो 4 जुलाई या 5 जुलाई बताएगा, बट वो सही तारीख नहीं बताता, क्योंकि जो फ्री वर्जन है चैट जीपीटी का उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। वो जो फ्री वर्जन है उसमें सितंबर 2021 का मॉडल है, और तब से वो एक एक दिन बढ़ा के सोच रहा है कि आज 4 जुलाई है, बट जबकि आज एक्चुअली में 6 जुलाई है। गूगल सर्च वर्सेस चैट जीपीटी वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट बिंग। तो देखिए, इन तीनों का अलग अलग चीज़ है। जब आप गूगल सर्च करते हो, आप सिर्फ इंटरनेट में क्वेरी डाल रहे हो, एक सर्च कर रहे हो, बट उसका रिजल्ट क्या है वो आपको पढ़ना है। यानी जब आपके पास टाइम है तब आप गूगल सर्च यूज़ कर सकते हो। चैट जीपीटी, मान लीजिए आपका कल एग्जाम है और आपको कुछ नहीं आता, तो उस केस में आपको चैट जीपीटी काम आएगा, क्योंकि वो बड़ी बड़ी चीज़ों को समराइज करके शॉर्ट में देता है। लेकिन इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सितंबर 2021 का मॉडल है। उसके बाद का अगर आपको चाहिए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट बिंग, प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से आप iOS स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट बिंग, MS बिंग। अच्छा चैटबॉट है, इसमें इंटरनेट कनेक्शन भी है, लेकिन ये चैट जीपीटी जितना डिटेल में आंसर नहीं देता, माइक्रोसॉफ्ट बिंग इतना डिटेल में आंसर नहीं देता जितना चैट जीपीटी देता है। तो ये था चैट जीपीटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बात करते हैं एआई के एप्लीकेशन की, यानी यूज़ की। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतने सारे यूजेस है और इतनी जगह इसका यूज़ है कि मेरा पूरा बोर्ड कम पड़ जाएगा, 2-3 बोर्ड कम पड़ जाएंगे। प्रैक्टिकली हर जगह यूज़ हो रहा है। उनमें से कुछ बड़ी चीज़ों का मैंने नाम लिखा है यहाँ पे। सबसे पहला एजुकेशन इंडस्ट्री को एआई इतनी बेहतर तरीके से चेंज करने वाला है, क्योंकि देखिए, जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो वो 40-50 या 20-30 बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको नहीं पता कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, लेकिन एआई ये मॉनिटर करेगा किस बच्चे का कब ध्यान नहीं था, उसने कौन सा टॉपिक शायद ढंग से नहीं पढ़ा होगा, या उसको क्या अच्छा लगता है या क्या उसको अच्छा नहीं लगता, किस में उसे मेहनत करने की ज़रूरत है। तो एक पर्सनलाइज टच देगा एआई। बैंकिंग में बहुत बड़ा रोल रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लोगों के साथ स्कैम हो रहे, लोगों के अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, वो सब एआई की मदद से रोक सकते हैं। एक सेफ बैंकिंग एक्सपीरियंस देगा आपको एआई। उसके बाद अगर आपका मोबाइल फ़ोन, मैंने सेल्फी ली, मेरे फ़ोन ने पहचान लिया, अरे ये मेरा फ़ोन, ये मेरा फ़ोटो है, मेरे ही साथ मेरे फ्रेंड का फ़ोटो है। ये फ़ोन को कैसे पता चला? क्योंकि उसने मशीन लर्निंग की थी, उसने धीरे धीरे सीखा। तो एआई की मदद से उसको पता चला कि मैं किसके साथ घूमता हूँ, क्या है मेरा फ़ोन प्रेफरेंस,
कितने बजे मैं सोता हूँ, कितने बजे मैं जागता हूँ, कितनी मुझे बैटरी चाहिए, तो ये सारा काम जो है एआई मैनेज करेगा, कितना चार्ज करना है आपको फ़ोन को। तो धीरे धीरे जो है मोबाइल इंडस्ट्री में, स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इतना बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला यूज़ है कार्स में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। हमारे पास ऑलरेडी महिंद्रा XUV 700 आ चुकी है जो अपने आप चलती है, यानी उसमें ऑटो ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम ADAS लिखा हुआ है, जो लीडार और काफ़ी सारे सेंसर्स का यूज़ करके वो अपने आप गाड़ी चलती है। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स में एआई का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। हालांकि टेस्ला ने भी सेल्फ ड्राइविंग कार जो है लॉन्च कर दी है। गेमिंग इंडस्ट्री में एआई का बहुत बड़ा रोल रहेगा। नए नए चीज़ें क्रिएट करना एआई अपने आप सीख लेगा, इसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। इनफैक्ट धीरे धीरे ये रेवोल्यूशन शुरू हो गया है। उसके बाद हमारा सोशल मीडिया में, जैसे हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, या कोई भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, तो क्या आपको दिखाना है, क्या आपको पसंद है, क्या आपको पसंद नहीं है। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर होगे तो आपको उसी सारी चीज़ें दिखाई जाएगी, सामने वाले की नहीं दिखाई जाएगी। तो ये सारा डिसीजन जो है एल्गोरिदम एआई की मदद से ले सकेगा। मार्केटिंग में एआई का बहुत बड़ा हाथ होगा। कैसे मार्केटिंग करना है, क्या मार्केटिंग करना है, कितना करना है और कहाँ तक करना है, ये इसमें भी एआई का हाथ रहेगा। मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिकल, हॉस्पिटल, हेल्थ इंडस्ट्री में एआई का बहुत बड़ा हाथ होगा। ये नई नई डिसीज़ है, यानी डॉक्टर को हेल्प करेगा कि कौन सी डिजीज़ हो सकती है, मतलब डायग्नोसिस में हेल्प करेगा कि ये डिजीज़ का पार्ट है या उस डिजीज़ का पार्ट है। और लास्ट में एआई का सबसे बड़ा हाथ रहेगा IoT में। देखिए IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा कि लोग अपने मोबाइल से जो है लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रिज चालू कर सकते हैं, गाड़ियाँ चालू कर सकते हैं। तो देखिए सारी चीज़ें जो हमारे आजू बाजू है वो इंटरनेट से जब कनेक्ट हो जाए, जैसे आपने देखा होगा एलेक्सा स्विच ऑन द AC, तो अपने आप वो AC शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि AC भी इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो जब आपने यहाँ कमांड दिया, यानी अपने मोबाइल में या बोल के कमांड दिया, वही कमांड उस मशीन तक पहुँच रहा है और वो मशीन अपने आप शुरू हो जाता है। इसी को IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। हर चीज़ के अपने नुकसान होते हैं, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भी अपने नुकसान हैं। सबसे पहला नुकसान है बायस एंड फेयरनेस। मान लो अगर आपने कोडिंग ही गलत किया है, कोडिंग आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कंपैरिजन से, तो हमेशा उसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देगा। कहने का पॉइंट है, अगर उसका प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम या कोडिंग ही बायस्ड है तो आगे आउटपुट भी बायस्ड ही मिलेगा। ये हम लोग काफ़ी आजकल देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा है इनसफिशिएंट डेटा, यानी काफ़ी हद तक एआई जो है वो डेटा पे डिपेंड करता है। यानी अगर उसके पास पहले का ऐसा कोई डेटा नहीं रहेगा तो उसे डिसीजन लेने में काफ़ी तकलीफ होगी। उसके बाद है एथिकल चैलेंज। देखिए एआई को जब हम कोई काम देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो एक गोल बेस्ड काम होता है। जैसे अगर मैं मान लो मैं किसी एआई को काम देता हूँ कि मुझे $100 जो है वो आप प्रोड्यूस करके दो, जनरेट करके दो, यानी कमा के दो, तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं जो तरीका अपना रहा हूँ वो सही तरीका है या गलत तरीका है। अगर उसको मैंने टास्क दिया $100 कलेक्ट करना, तो वो कहीं से भी कलेक्ट कर लेगा, चाहे किसी के साथ चोरी करे, मक्कारी करे या फ्रॉड करे। उसके बाद एआई में जो है लैक ऑफ इमोशंस होता है। ये ह्यूमन इमोशंस को नहीं समझ सकते, ये हमारी जो भावनाएं हैं उनको नहीं समझ सकते, इसलिए एआई का ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। और सबसे बड़ा लिमिटेशन मेरे हिसाब से है कि वो अननेसेसरीली इंसानों को बेवकूफ़ बना देगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरे जो दादाजी थे वो मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट तक, यानी 2 डिजिट के नंबर अपने मन में ही कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे कैलकुलेटर्स नहीं थे और उस टाइम पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो उनके ब्रेन में इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का तो कर ही सकते थे। लेकिन अगर आज आप मेरी बात करें तो सिंगल डिजिट में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, और इसीलिए हम लोग जो है हैवीली कैलकुलेटर और ये सारे कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट है। तो अगर एआई हमारे सारे काम करने लग जाएगा जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो हम में से क्रिएटिविटी नाम की चीज़ चली जाएगी, हम में से जो इंटेलिजेंस है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो एआई स्मार्ट हो रहा है और इंसान बेवकूफ़ बनते जा रहा है। तो अल्टीमेटली डम ह्यूमंस। आप अपना रूटीन देखिए, सुबह से शाम तक हम या सुबह से रात तक हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं। कहने को वो स्मार्टफोन है, धीरे धीरे हमारा मशीन जैसा लाइफ बनते जा रहा है, लेकिन एआई में हमको इंसान चाहिए। तो ये है एआई के कुछ लिमिटेशंस। तो ये था हमारा बेसिक वीडियो एआई के बारे में। ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस पर एडवांस वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम, हमें कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।